नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आज शरद पवार और अजित पवार के बीच शक्ति परीक्षण हुआ। परिवार वॉर में छोटे पवार ने बड़े पवार को मात दे दी। आज के मैच में भतीजे ने चतुर चाचा को हरा दिया। पार्टी के ज्यादातर एमएलए, ज्यादातर नेता, संगठन के लोग अजित पवार के साथ दिखाई दिए। दूसरी तरफ शरद पवार खड़े थे, जिनके साथ 16 विधायक और बेटी सुप्रिया मोर्चा संभाले हुए थी। आज की इस लड़ाई में पार्टी से ज्यादा परिवार टूटने का दर्द दिखाई दिया। दोनों तरफ से बरसों से कैद शिकायतें और इमोशंस बाहर आ गए। अजित पवार ने कहा, पवार साहब की उम्र 83 साल हो गई है, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उन्हें मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इस्तीफा दिया और पलट गए। अजित पवार ने कहा कि पलटी मारना पवार साहब की आदत हो गई है, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। अब उन्हें आराम करना चाहिए और छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने कहा, आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन घर तोड़कर आशीर्वाद मांगने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। शरद पवार ने अजित पवार और उनके साथ गए लोगों को खोटा सिक्का करार दिया। लेकिन अजित पवार ने पूछा, क्या उनका कसूर यह था कि वो शरद पवार के बेटे नहीं हैं? इस पर सुप्रिया ने कहा, ऐसा बेटा होना भी नहीं चाहिए। अब बेटी पिता के सम्मान के लिए लड़ेगी। आज अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे जैसे शरद पवार के करीबी रहे एनसीपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कई बरसों की टीस बाहर निकाल दी। मौका भी था, संख्या बल भी था। अजित पवार के साथ 31 एमएलए दिखाई दिए। शरद पवार के साथ 16 विधायक खड़े थे। हालांकि अजित पवार का दावा है कि उनके साथ 40 से ज्यादा एमएलए का सपोर्ट है और कुछ विधायक जो आज संकोचवश शरद पवार के साथ दिख रहे हैं, कुछ दिनों में वो भी अजित पवार के साथ होंगे। कुल मिलाकर संख्या बल के खेल में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को मात दे दी। अब नंबर्स के आधार पर अजित पवार ने एनसीपी के नाम और सिंबल पर भी दावा ठोक दिया है। चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे दी है। शरद पवार के गुट ने इलेक्शन कमीशन में केविएट फाइल की है, जिसमें कहा गया कि पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले 9 विधायकों को एनसीपी से निकाल दिया गया है। इसलिए उनकी एप्लीकेशन पर कोई भी फैसला लेने से पहले शरद पवार के कैंप की बात भी सुनी जाए। लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई, वो बड़ी बात है। आज शरद पवार ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि एनसीपी में बगावत के पीछे बीजेपी है। पावर का लालच देकर पवार के परिवार और पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन अजित पवार ने आज साफ साफ दो टूक कह दिया, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जो हुआ उसके लिए शरद पवार जिम्मेदार हैं। अजित पवार ने जबरदस्त इमोशनल स्पीच दी। करीब 1 घंटे के भाषण में अजित पवार ने 1978 से लेकर अब तक का पूरा इतिहास बता दिया। अजित पवार ने कहा, शरद पवार ने जो कहा उन्होंने वही किया। शरद पवार का हर आदेश माना। कई मौकों पर शरद पवार ने उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, बाद में पलट गए और उन्हें बदनाम किया। अजित पवार ने कहा, शरद पवार ने उन्हें खलनायक बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी जुबान नहीं खोली। लेकिन ये कब तक चलेगा? अजित पवार ने कहा, उनकी गलती क्या है? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया? क्या उन्होंने पवार साहब का आदेश नहीं माना? अजित पवार ने कहा, अगर वो शरद पवार के बेटे नहीं हैं, तो क्या ये उनका कसूर है? क्या वो पवार नहीं है? क्या वो परिवार के मेंबर नहीं है? फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव शरद पवार ने क्यों किया? अब सवाल ये कि आगे क्या होगा? अब शरद पवार क्या करेंगे? इसकी चर्चा करें इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज मुंबई में क्या हुआ
और किस किसने क्या क्या कहा। अजित पवार के सपोर्टर सुबह से जुटने लगे थे। 11 बजे तक पूरा हॉल भर गया। विधायकों के अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी के तमाम जिला अध्यक्ष, एनसीपी की इकाइयों के अध्यक्ष अजित पवार को सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए। अजित पवार ने सीधे से ऐलान कर दिया, उन्होंने जो फैसला किया है पार्टी के विधायकों की मांग कर, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर किया है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अजितदादा संघर्ष करो, अजितदादा संघर्ष करो। अजित पवार ने कहा, सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र होती है, राजनीति में भी रिटायरमेंट का वक्त होता है। अजित पवार ने कहा, शरद पवार उनके लिए सम्माननीय है, देवतुल्य है, लेकिन अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि वो न वक्त के साथ चल पा रहे हैं न वक्त के साथ बदल रहे हैं। एखादा माणूस नौकरीमध्ये लागला तर मेरी क्या गलती है? मुझे बार बार विलेन क्यों बनाया? क्या है मेरी गलती? आज इस बारे में बैठक हो रही है, लेकिन आज भी शरद पवार मेरे लिए सम्माननीय हैं। वो मेरे देवता हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं, महिलाओं और नौजवानों, आप ही बताइए, कोई इंसान अगर महाराष्ट्र सरकार में नौकरी करता है तो वो 58 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाता है। आईएएस, आईपीएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। राजनीति की बात करें तो बीजेपी में 75 साल के नेता को रिटायर्ड कर दिया जाता है। आडवाणी इसकी मिसाल हैं, मुरली मनोहर जोशी इसकी मिसाल हैं। बहुत से उदाहरण हैं। उनके जाने के बाद नई पीढ़ी को मौका मिला। आप रुकेंगे कि नहीं? आप आशीर्वाद दीजिए ना। ऐसे में किस उम्मीद से इंसान राष्ट्र निर्माण में लगा रहे? क्या गलती है हमारी? क्या हम किसी के पेट से नहीं जन्मे? इसमें मेरी क्या गलती है? आप अपनी उम्र देखिए, 20 साल, 30 साल, 40 साल। आप कभी रुकेंगे? आप आशीर्वाद दीजिए ना। हम चाहेंगे कि आप शतायु हों। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही आज सियासत का मुकाबला बहुत बड़ा था। अजित पवार की मीटिंग 11 बजे शुरू हुई और शरद पवार की मीटिंग दिन में करीब 2 बजे। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने अजित पवार का पूरा भाषण ध्यान से सुना और जवाब देने में देर नहीं लगाई। क्योंकि अजित पवार ने उम्र का हवाला देकर शरद पवार से रिटायरमेंट की अपील की, सुप्रिया सुले ने इसी मुद्दे को पकड़ लिया। सुप्रिया ने कहा, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, फारूक अब्दुल्ला से लेकर वॉरेन बफेट तक सबकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। उम्र से क्या होता है? इसलिए अजित पवार को उम्र की बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि घर तोड़कर आशीर्वाद मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय। आज कुछ लोगों ने उम्र का मसला उठाया है। वो लोग आज भक्त की तरह आशीर्वाद मांग रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद दें? रतन टाटा शरद पवार से 3 साल बड़े हैं, लेकिन वो आज भी टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप कौन है? टाटा ग्रुप है। रतन टाटा की उम्र है 86 साल। उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट, आपने लगवाया था ना उसका टीका। साइरस पूनावाला की उम्र क्या है? 84 साल। साहिब से काका से बड़े हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन, कितनी उम्र है? 82 साल। आज ऐड की दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम किसका है? अमिताभ बच्चन। उम्र कितनी? 82 साल। उसके बाद वॉरेन बफेट और सबसे ज्यादा है फारूक अब्दुल्ला। साहिब से उम्र में 3 साल बड़े हैं। मुझे फोन किया और पूछा कि क्या हो रहा है एनसीपी में। मैंने कहा चल रहा है अंकल। बोले अरे लड़ ले, शरद को बोल मेरी तरह तू भी लड़ ले। अरे उम्र तो बस एक संख्या है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अरे आशीर्वाद तो पूरा मिलेगा। आप घर तोड़कर आशीर्वाद लोगे तो अभी बेटियां हैं घर में। नंबर जिद्द पाहिजे, आशीर्वाद तर आहेतच, पण महाराष्ट्राचा एकच वादा, राष्ट्रवादीचा अक्षरशः केरा कोण? शरद पवार। आणि त्याच्यामुळे पण गंमत अशी आहे, त्या बॅनरवर पण शरद पवारच आहे। शरद पवार के एक और भाई के ग्रैंडसन रोहित पवार भी अपने दादा के साथ खड़े हैं। रोहित पवार ने कहा, एनसीपी की पावर शरद पवार है और उनकी ताकत आने वाले चुनाव में दिख जाएगी। रोहित पवार ने कहा, अजित पवार के साथ
ज्यादा विधायक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए विधायकों की नहीं, जनता के सपोर्ट की जरूरत होती है। पार्टी नेताओं से नहीं चलती, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, एक विचार से चलती है, और जो विचार आप कांस्टेंट रखते हो उस विचार से चलती है। अभी एक विचार पवार साहब ने 7 साल तक कांस्टेंट रखा, उसी विचार के साथ हम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब विचार अगर आप हर वक्त बदलोगे तब लोगों का आप पे विश्वास उड़ जाएगा। तो अगर आप सेम विचार से आगे लड़ोगे तो लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर रहेगा। 2019 में हम सब राजनीति में जब आए थे और विधानसभा के लिए खड़े थे तब पवार साहब 82 थे, इसलिए एज बहुत मैटर करता है, ऐसे हमको तो नहीं लगता। चुनाव जीतने के लिए एग्जिस्टिंग एमएलएस की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता। पवार के परिवार में ऐसी लड़ाई पब्लिकली पहली बार दिखाई थी। अजित पवार आज पूरे फॉर्म में थे। उन्होंने पिछले 40 साल की पूरी भड़ास निकाल दी। साफ साफ कहा अब वो नहीं रुकेंगे, सब बोलेंगे, सच बोलेंगे, साफ साफ बोलेंगे, और वो बोले भी। अजित पवार ने कहा कि सत्ता के लिए शरद पवार ने 1978 में बसंत दादा पाटिल के साथ धोखा किया। उसके बाद वो कभी रुके ही नहीं। कई बार कांग्रेस छोड़ी, फिर वापस चले गए। सोनिया को विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ी और फिर उसी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार ने उनका इस्तेमाल सिर्फ एक मोहरे के तौर पर किया। जब जरूरत पड़ी तब सत्ता में भागीदारी की बात करने के लिए उन्हें बीजेपी के पास भेजा, और जब बात हो गई तो पलट गए। अजित पवार ने कहा शरद पवार ने उन्हें बदनाम किया, उन्हें विलन बनाया। 2014 में बीजेपी के पास भेजा, 2017 में भेजा, 2021 में भेजा, 2022 में भेजा, लेकिन हर बार जब सब कुछ तय हो गया, एक बार तो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ भी ले ली, लेकिन पवार साहब हर बार पलट गए। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। अजित पवार ने कहा कि वो लोगों की गालियां सुनते रहे, लेकिन अब तो हद हो गई। पवार साहब ने कहा अब वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, कमेटी बनाकर सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाएंगे। इस पर भी सब मान गए, लेकिन शरद पवार फिर पलट गए, इस्तीफा वापस ले लिया। ऐसे कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? 2 मेला त्याच्या आधीच्या मीटिंग मध्ये की आता मी राजीनामा देतो। 2 महीने पहले आपने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद आपने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में आपने प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और अनिल देशमुख जैसे दिग्गज नेताओं को रखा। फिर आपने उनसे कहा कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। मैं उसके लिए भी तैयार था। आपकी वो बात भी मुझे मंजूर थी। मित्रों, 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। जब वापस नहीं लेना था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया था? किसी ने मांगा था? किसी ने नहीं मांगा था। दोस्तों, बताइए कि आज महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाकर हम कोई काम करा सकते हैं कि नहीं? आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़े नाम हैं, उनमें मेरा इतना सा भी नाम है या नहीं? मैंने सुप्रिया से कहा कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसमें लालच की कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जिद्दी हैं। ऐसा क्या जिद है? ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं। परिवार की बातें एक एक करके बाहर आती रहीं, लेकिन अजित पवार ने जो कुछ कहा उस पर न शरद पवार ने कोई जवाब दिया, न सुप्रिया सुले ने। सुप्रिया ने बार बार यही कहा वो अजित पवार को चेतावनी देना चाहती हैं कि वो उनके पिता का नाम न घसीटें, उनके बारे में ज्यादा कुछ न कहें, वरना वो भी जवाब देने को मजबूर हो जाएंगी। एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत एक चेतावनी देती हूँ, बाप और माँ की बात तो करना नहीं। बाकी किसी को कुछ भी बोलो, किसी को भी बोलो, मेरे बारे में कुछ कहना है, अटैक करना है, खूब करो, लेकिन बाप का नाम मत लेना। पण बापाचा नाद नाही कर। लेकिन अजित पवार तो खूब बोले। उन्होंने कहा एक वजह हो तो बताऊं। पवार साहब आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहने लगते हैं। उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में मोदी की लहर है,
तो जनता जिसे चाहती है उसके साथ जाने में हर्ष क्या है? अब शरद पवार को ये बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे. देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। उनका नेतृत्व एक करिश्मा है। 2014 में नरेंद्र मोदी का जलवा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिला था, जो अब तक चल रहा है। वो 2014 से लेकर 2019 में भी निर्विवाद नेता बनकर उभरे हैं। इससे पहले 1984 में राजीव गांधी को बहुमत मिला था। उसके बाद मोदी पहले नेता हैं जिनको बहुमत मिला। वो विदेश जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीय मोदी का उत्साह से स्वागत करते हैं। जब हमने देश के इतने लोकप्रिय नेता को समर्थन दिया जिनका कोई विकल्प नहीं है, तो हमने क्या गलत किया? शिवाय पर्याय नसेल. परिवार से चलते बात राजनीति पर आ गई। चूंकि अजित पवार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो शरद पवार के कैंप ने इस बात को पकड़ लिया। इसका हवाला देकर बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का इल्जाम लगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि मोदी तो एनसीपी के नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो मोदी पूरी की पूरी एनसीपी को ही खा गए। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाही है. ये लड़ाई किसी एक इंसान के विरोध में नहीं है। ये लड़ाई बीजेपी की प्रवृत्ति के विरोध में है। ये लड़ाई है 4-5 साल पहले मेरा मन जरा कमजोर था, लेकिन आज ताकत महसूस हो रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को क्या बोलते थे? नेचुरल करप्ट पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वही नेचुरली करप्ट पार्टी को पूरा खा जाऊंगा। आज मैं बीजेपी पर आरोप लगा रही हूं कि इस देश में कोई सबसे करप्ट पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप आपने लगाया था। प्रधानमंत्री ने 3 आरोप लगाए थे। 70,000 करोड़ का घोटाला, बैंक का घोटाला। भारतीय जनता पक्ष अजित पवार ने शरद पवार पर सत्ता के लिए धोखाधड़ी, मौकापरस्ती और परिवार में ही गुगली करने जैसे तमाम आरोप लगाए। अजित पवार ने कहा शरद पवार ने 25 साल पहले एनसीपी बनाई, लेकिन अब तक अपने दम पर एक बार भी सत्ता में नहीं आ सके, जबकि अरविंद केजरीवाल जैसे छोटे नेता ने कुछ ही सालों में 2 राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार बना ली। अजित पवार ने कहा आजकल शरद पवार ऑपोजिशन यूनिटी में ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी फेल हो गए। केजरीवाल और स्टालिन उन्हें छोड़कर भाग गए। अजित पवार ने कहा कि एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। पार्टी का नाम और सिंबल भी उन्हें ही मिलेगा, और वो वादा करते हैं कि वो हर जिले में जाएंगे, गांव-गांव घूमेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन अगले असेंबली इलेक्शन में एनसीपी को 71 से ज्यादा सीटें जिताएंगे। त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षाचं कडबुळं बांधण्याचं काम चाललंय, ज्याचा उल्लेख आजकल विरोधी दलों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट कर तो रहे हैं, बैठक तो हो गई, लेकिन एकता कहां है? केजरीवाल, जिनकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मीटिंग से बाहर निकल गए, ट्वीट किया। उसके बाद स्टालिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके, वो चले गए। दोस्तों, ऐसे गठबंधन को बनाकर देश नहीं चल सकता है। ऐसा ही प्रयोग जनता पार्टी वाला हुआ था, लेकिन वो चला नहीं। देश इस तरह से नहीं चलता। मोरारजी देसाई कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे? मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं। अनेक दिग्गज नेता थे, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रह पाए? कोई 5 साल सरकार नहीं चला पाया। 2024 अजित पवार 40 साल से जो कुछ अपने दिल में दबाए बैठे थे, वो आज एक एक करके बाहर आता रहा। उनके साथ क्या क्या हुआ, कब उनका इस्तेमाल हुआ, शरद पवार ने कब किसको कैसे धोखा दिया, इसका पूरा ब्यौरा, जगह, तारीख, नेताओं और पार्टी के नाम के साथ दिया। गिन गिन कर सारे वाकयात याद दिलाए, लेकिन शरद पवार ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अजित पवार की किसी बात को गलत नहीं बताया। शरद पवार को फिक्र सिर्फ इस बात की थी कि पार्टी किसके पास रहेगी, क्योंकि संख्या के हिसाब से ज्यादातर विधायक तो अजित पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे।
कार्यकर्ताओं का उत्साह कम न हो, कार्यकर्ताओं में निराशा न फैले, इसीलिए शरद पवार ने अलग तरह की बात कही। उन्होंने कहा वैसे तो चुनाव चिन्ह और पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है, उनके पास ही रहेगी, लेकिन अगर चली भी गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने 56 साल में तमाम पार्टियों से अलग अलग निशान पर चुनाव लड़ा और जीता। लोग सिंबल देखकर नहीं, पार्टी का नाम देखकर नहीं, विचारधारा और नेता को देखकर वोट देते हैं। माझ्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये मी अनेक निवडणुका लढलो. अपने निजी जीवन में मैंने बहुत से चुनाव लड़े। साल 1967 में जब मैंने कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस का चुनाव निशान 2 बैलों की जोड़ी थी। आप में से किसी को याद भी है कि कांग्रेस का पुराना बैलों की जोड़ी का निशान था। उसके बाद कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई, इंदिरा कांग्रेस और स्वर्ण सिंह कांग्रेस। उसके बाद हम फिर से लोगों के बीच गए। उसके बाद चुनाव चिन्ह मिला गाय और उसका बच्चा। पता नहीं आप लोगों को पता भी है या नहीं। हाँ, गाय और उसका बच्चा। उसके बाद चरखा चुनाव निशान बना और फिर उसके बाद जाकर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बना। तो कहने का मतलब है बैलों की जोड़ी हो, चरखा हो, हाथ का पंजा हो, गाय और उसका बच्चा हो, मैं सभी चुनाव निशानों पर जीत कर आया। वो अभी वो कर रहे हैं जो चुनाव निशान लेंगे। चुनाव निशान कहीं जाने वाला नहीं है, और चुनाव निशान चला भी गया तो कोई भी चुनाव चिन्ह निशान हो जो आम आदमी के दिल को छुएगा, उस पक्ष के विचार और कार्यकर्ता को जनता पसंद करेगी, तो फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुखवलंय तो फिर काय. असल में शरद पवार बार बार चुनाव निशान, चुनाव सिंबल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अजित पवार ने पूरी एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। अजित पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ तो 2 जुलाई को ली थी, लेकिन चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में यह दावा किया गया है कि 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सर्वसम्मति से शरद पवार की जगह अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया था। इलेक्शन कमीशन को भेजी गई चिट्ठी में अजित पवार के सपोर्ट में एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के साइन हैं। इसी आधार पर अजित पवार ने एनसीपी के नाम और निशान दोनों पर दावा ठोका है। चुनाव आयोग ने माना कि उनको अजित पवार के गुट से चिट्ठी मिली है और जयंत पाटिल की तरफ से भी एक लेटर मिला है, जिसमें कहा गया कि चुनाव चिन्ह पर कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुनी जाए। अब चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से अपने अपने दावों के सपोर्ट में जल्दी से सारे दस्तावेज सबमिट करने को कहा है। चुनाव आयोग में जिस तरह की चिट्ठी भेजी गई, उससे लगता है कि अजित पवार ने पूरी तैयारी के साथ एक एक बात पर विचार करने के बाद बगावत का फैसला किया। इसमें प्रफुल्ल पटेल का अनुभव उनके बहुत काम आया। इसीलिए शरद पवार सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज हैं तो वो प्रफुल्ल पटेल से, क्योंकि एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल को पहचान शरद पवार की परछाई के तौर पर देखी गई। लेकिन आज प्रफुल्ल पटेल ने साफ साफ बता दिया कि उन्होंने शरद के बजाय अजित के साथ खड़े होने का फैसला क्यों किया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार हमेशा अपनी मनमानी करते आए हैं, कम से कम अब तो वो पार्टी की मेजॉरिटी की बात सुन लें। प्रफुल्ल पटेल या मंचावर का प्रफुल्ल पटेल इस मंच पर क्यों है, उस मंच पर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज दिया जाना जरूरी है। बहुत से लोग दादा के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में एक बैठक हुई थी, तब वहां विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। एकनाथ शिंदे और उनके विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए घूमने निकले हुए थे। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार में शामिल सारे मंत्री, सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय पवार साहब से मिले थे, उनसे विनती की थी कि हमको बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, यहाँ जितने विधायक मौजूद हैं सबने ये बात कही थी। तुम लोगों ने बोला था कि नहीं, साहब से विनती की थी कि नहीं? और आज लोग कह रहे हैं कि ये क्या नया कदम उठाया गया है, अजीत दादा ने क्या नया शिगुफा छोड़ा है। ये सब बेकार की कहानी बनाई जा रही है। अजीत दादा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके कहने पर डिप्टी सीएम की शपथ ली थी अजीत दादा ने। क्या कुछ गलत किया था? अगर गलत किया होता तो आप फिर से डिप्टी सीएम क्यों बनाते उन्हें?
फिर आपने अजीत दादा को विपक्ष का नेता कैसे बनाया? मैं तो आपको आज भी अपना गुरु मानता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे विनती करता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। बाबा, आप हमारे लिए देवता समान हैं। जरा हम लोगों की भावना भी समझिए। आप हमको आशीर्वाद दीजिए। हम सब एकजुट होकर एक राष्ट्रवादी परिवार की तरह, जैसे कुनबे की तरह काम करते आए हैं। फिर उसी तरह आपके आशीर्वाद से एकजुट होकर पार्टी और राज्य के लिए काम करेंगे। तुमच्या वरदहस्ताखाली आम्ही सगळे अपने भाषण में शरद पवार ने विचारधारा की बात की। कहा कि बीजेपी की विचारधारा एनसीपी से अलग है। शरद पवार ने बीजेपी के हिंदुत्व को विभाजनकारी, बांटने वाला और शिवसेना के हिंदुत्व को सबको साथ लेकर चलने वाला बताया। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने याद दिलाया कि शरद पवार की सबसे ज्यादा आलोचना बाला साहब ठाकरे करते थे। शरद पवार को सबसे ज्यादा बुरा भला शिवसेना ने कहा। इसलिए अगर शरद पवार शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी में क्या बुराई है? प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार के मुंह से विचारधारा की बातें अच्छी नहीं लगती। अगर उनको आइडियोलॉजी की इतनी फिक्र थी तो शिवसेना के साथ सरकार क्यों बनाई? आता वैचारिक कोणी म्हणते वैचारिक? आज विचारधारा की बात बहुत हो रही है। ये विचारधारा, वो विचारधारा, एनडीए के साथ चले गए तो कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती। अरे जिस दिन महाविकास अघाड़ी बनी उस दिन शिवसेना के साथ किस बात का मेल था? आप विचारधारा की बात करते हैं। विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी ना। जब आप शिवसेना को अपना सकते हैं, उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, जब वो एनडीए में रह सकते हैं, आपने जिनके साथ विपक्षी दलों की बैठक की थी उनमें स्टालिन भी शामिल थे। स्टालिन भी एनडीए में रह चुके हैं, केंद्र की सरकार में शामिल रह चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं भी साहब के साथ विपक्षी दलों की बैठक के लिए पटना गया था। उस मीटिंग की तस्वीर तो बहुत अच्छी थी। उस तस्वीर को देखकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई थी। वहां जो 17 पार्टियां जमा हुई थी उनमें से कई पार्टियां ऐसी थीं जिनके सांसद कितने थे? एक पार्टी तो ऐसी थी जिसका एक भी सांसद नहीं है। ऐसी 17 पार्टियां वहां जमा हुई थी और कह रही थी कि वो देश में परिवर्तन ले आने के लिए इकट्ठा हुई हैं। आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों पर जनता भरोसा करेगी? हम तो आपको आज भी गुरुदेव ही मानते हैं। आपण म्हणजे परिवर्तन घडून लेकिन अब शरद पवार किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार को खोटा सिक्का बता दिया। कहा कि जो लोग अलग हुए हैं उन्हें आज भी शरद पवार की फोटो लगानी पड़ रही है। ये वो खोटे सिक्के हैं जो गिरेंगे तो जमीन पर खनक की आवाज भी नहीं होगी। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनेक गोष्टी सांगता येतील। आज कई लोगों ने भाषण दिया। उस भाषण में सभी लोगों ने कहा कि ये हमारे गुरु हैं। जब तुम्हारे विचार अलग हो गए, विवाद हो गया, तो किस बात के गुरु? लेकिन इनके पोस्टर्स में सबने फोटो देखा। उन तस्वीरों में सबसे बड़ी फोटो मेरी ही थी। आज मुंबई में भी कई जगह बैठक के बैनर पोस्टर लगे हैं, उसमें भी मेरी तस्वीर लगाई है। उन्हें पता है कि कोई ऑप्शन चलना नहीं है, क्योंकि वो खोटे सिक्के हैं और वो चलेंगे नहीं। गिरने पर खनक की आवाज भी नहीं आएगी, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी बड़ी फोटो लगा रहे हैं वो लोग। मुंबईमध्ये सुद्धा शरद पवार कुछ भी कहें, आज अजित पवार ने दिखा दिया उनके पास एमएलएज का समर्थन है, संगठन का सपोर्ट है, सरकार की ताकत है, पार्टी का नाम और सिंबल भी उनके नाम ही होगा। इसी ताकत के बल पर आज अजित पवार जीवन में पहली बार खुलकर बोले और शरद पवार की पूरी पोल खोल दी। चाचा को पलटू राम करार दे दिया। ऐसा लगा कि अजित पवार बरसों से शरद पवार के साए में घुट रहे थे। आज उनके भीतर की आग धधक कर बाहर आ गई। यह देखकर दुख हुआ, जिन शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महारथी माना जाता था, जिनका दबदबा था, वो आज अपने भतीजे के सामने बेबस खड़े थे। लेकिन इसके लिए खुद शरद पवार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अजित पवार की महत्वाकांक्षा को हमेशा नजरअंदाज किया, अपने एमएलएज की हसरतों को नहीं समझ पाए।
अपने दोस्तों की सलाह को बार बार इग्नोर करते रहे। चाचा पवार ये सोचकर बैठे थे, किसकी हिम्मत होगी कि मेरे खिलाफ खड़ा हो। कल पूरी रात पवार साहब एमएलए को फोन करके अपने आने के लिए कहते रहे। आज सुबह भी उन्होंने कई नेताओं को मनाने के लिए फोन किए, लेकिन आज जब सिर्फ 16 एमएलए वहां पहुंचे तो शरद पवार को एहसास हुआ कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। अगर वो प्रफुल्ल पटेल जैसे अपने वेल विशर की बात सुन लेते तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजनीति संख्या बल का खेल है, ये शरद पवार से ज्यादा और कौन जानता है। आज ये नंबर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ है। आज मुझे लगा कि पवार साहब को एक दिन रिटायर तो होना ही है। अगर अजित और प्रफुल्ल की बात मानकर सम्मानपूर्वक रिटायर हो जाते तो अच्छा होता। लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि इतना सब हो जाने के बाद भी शरद पवार जिद पर अड़े हैं। वो मानते हैं इन एमएलए को चुनाव मैंने जिताया, इन्हें नेता मैंने बनाया, मैं अब इन्हें फिर से हरा सकता हूं। और मैं शरद पवार की इस हिम्मत के दाद दूंगा कि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, उम्र भी उनकी तरफ फेवरेबल नहीं है। वो सारे नेता जिन्हें उन्होंने बनाया था साथ छोड़ गए, तो भी शरद पवार युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ज़ेरब अख्तर पहनकर वो लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो जानते हैं कि 2024 में मोदी की जीत होगी, खुद ही कहते थे। महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना एनसीपी का अलायंस अचूक बन जाएगा, तो भी वो न हार मानने को तैयार है, न पीछे हटने के लिए तैयार है। शायद इसीलिए उनका नाम शरद पवार है और सुप्रिया सुले कहती हैं नाम ही काफी है। शरद पवार की तरह लालू यादव भी हार मानने वालों में नहीं है। आज लालू शरद पवार के सपोर्ट में उतरे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, विधायकों को खरीदकर राज्यों में सरकारें तोड़ी जा रही हैं। लालू यादव ने कहा मोदी को गरीबों की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो विधायक खरीद कर सरकारें बनाने में लगे हैं। लालू ने आज कहा कि अब मोदी की विदाई तय है, विरोधी दल साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। असल में आज आरजेडी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर पटना में बड़ा कार्यक्रम हुआ। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताया अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसे करनी है और यह समझाया कि मोदी का मुकाबला कैसे करना है। लालू ने कहा बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। मोदी है, इसको देश के गरीबी बेरोजगा मिटाने के का कोई भी सोच कुछ नहीं, ये बिल्कुल देश को तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है। बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हो रही है, विधायकों को खरीद करके सरकार बनाते हैं। इसके बाद लालू ने कहा विरोधी दल एक हो गए हैं, 17 पार्टियां मिलकर मोदी को उखाड़ देंगी। उसके बाद एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। लालू यादव ने कहा विपक्ष को डराने के लिए सरकार झूठे केस लगा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। मोदी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जब वो पद पर नहीं रहेंगे तो उनकी क्या गति होगी। अभी चुनाव आ रहा, सामने चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि नीतीश जी के आवास पर, उनके पहल पर देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे। 17 पार्टी उपस्थित हुई थी, मैं भी था। और फिर अभी बंगलुरु में हम लोग जुट रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। ज्यादा न्याय और जुल्म नहीं चलता है। जुल्म करने वाला थारा नहीं है। जिसको चाहता केस करो, मुकदमा करो, मुकदमा कर देंगे।
और जहिया तू ना रहो तार का हाल हो ऐसे याद करता रहा ऐसा ना रहो। अभी तो हमनी के जाता नहीं जाता फूल वाला भी चढ़ेला आ तहार का गत होई केस मुकदमा 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 ज्यादा बोलबा तो पुलिस केस कर दे, हाई कोर्ट ले पहुंचा दे, सुप्रीम कोर्ट ले पहुंचा दे। यही सब काम ये लोग सिखा, तो हम लोग भी बढ़िया से सीखे हुए हैं और आपको जानने वाले हम लोग नहीं। कर्नाटक तो ये झांसी है, अभी सब काम बाकी बा। लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने। सुशील मोदी ने कहा लालू को मोदी की फिक्र छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। देखिए, लंबा लंबा डींग हाँकने में कुछ लगता नहीं है। जो लालू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, जब उनकी किडनी खराब नहीं थी, तब तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाए, बल्कि खुद ही उखड़ गए, जीरो पर आउट हो गए। आज लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी मेंबर है क्या? तो जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, वो बीजेपी को चुनौती दे रहा है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि स्थापना दिवस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं, उनका बेटा कहाँ है, विदेश में मौज मस्ती मना रहे हैं, घूमने गए हुए हैं, 20 दिन हो गया। बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है और राज्य के डिप्टी सीएम स्थापना दिवस पर भी मौजूद नहीं है। ये तो हालत है राष्ट्रीय जनता दल की, और बीजेपी को खड़ फेंकने चले हैं। तो जिस पार्टी का ये हाल है कि भ्रष्टाचार में पूरा परिवार डूबा हो, वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेगा, जिन पर 9 साल में एक दाग भी नहीं लगा है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी को गरीबों का आशीर्वाद मिला है, और ये लालू यादव हैं जिनको गरीबों ने आशीर्वाद दिया, फिर उन्हीं का चारा लूट कर खा गए और आज उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। सुशील मोदी कुछ भी कहें, लालू यादव की हिम्मत तो कमाल की है। उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता। थोड़े दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, कई साल जेल में रह चुके हैं, कई मामलों में सज़ा याफ्ता हैं। उनके खिलाफ नए नए केस दर्ज हो रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बावजूद उनका जज्बा यह है कि आने वाले चुनाव में मोदी को उखाड़ फेंकना है। जो लोग सोचते थे लालू यादव का जमाना चला गया, वो खत्म हो गए, बीमारियों और जेल ने उन्हें खत्म कर दिया, वो आजकल लालू यादव के तेवर देखकर हैरान होते होंगे। लालू ने अपने जानी दुश्मन नीतीश के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, खून का घूंट पिया। अब वो जल्दी से जल्दी तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं, और किसी को भी लालू यादव की राजनीतिक क्षमता को, उनकी चतुराई को कम करके नहीं आंकना चाहिए। लालू यादव कभी भी कहीं भी चमत्कार कर सकते हैं। अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीधी में एक मेंटली चैलेंज आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने जैसी शर्मनाक हरकत करने वाले प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एनएसए का केस दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया। कल देर रात 2 बजे प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने पकड़ा। आज सुबह प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर प्रवेश शुक्ला के घर पहुंच गई। कुछ ही देर के अंदर उसके घर का 1/3 हिस्सा बुलडोजर से ढा दिया गया। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि प्रवेश शुक्ला के घर का करीब 1/3 हिस्सा गैर कानूनी है। वहां इलीगल तरीके से जमीन पर कब्जा करके घर बनाया गया था, इसलिए घर के उस हिस्से को ढा दिया गया है। प्रशासन ने इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, लेकिन चूंकि प्रवेश शुक्ला बीजेपी से जुड़ा हुआ था और जिस शख्स के ऊपर उसने पेशाब किया वो आदिवासी है, इसलिए कांग्रेस ने इस मामले को आदिवासियों के अपमान का मुद्दा बना दिया। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के नेताओं ने शिवराज सिंह की सरकार को घेरा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किए, कहा यह घटना बीजेपी के आदिवासियों की और दलितों के प्रति नफरत का सबूत है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेताओं पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए वो इस तरह की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। वैसे तो कमलनाथ अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि वो किसी राजनीतिक भाषण की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वो ये भूल गए कि जैसे ही कल ये वीडियो सामने आया था तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने सीधी प्रशासन को तुरंत आरोपी को पकड़ने और उसके खिलाफ एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज करने का आदेश दे दिया था। आज जब एक्शन हो गया, आरोपी पकड़ा गया, शिवराज सिंह ने फिर से ट्विटर पर लिखा, अमानवीय हरकत करने वाले पर एनएसए लगा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया गया। अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन कमलनाथ ने जो कहा उससे कांग्रेस का चरित्र उजागर होता है। मानवता को शर्मसार करने वाला है, निंदनीय कृत्य किया है। मन पीड़ा हुआ, आहत भी हुई मेरे को। जैसे संज्ञान में आया था, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर केस रजिस्टर्ड का कहा, गिरफ्तारी का कहा, एनएसए का कहा। केस रजिस्टर्ड हो गया, गिरफ्तारी हो गई, एनएसए की कार्रवाई हो रही है और जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो सब होगी। कांग्रेस करती है जाति धर्म की राजनीति। हमारा मान्यता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और इसलिए कार्रवाई होगी। बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि था, हालांकि विधायक जी ने खुद ने खंडन किया है, अखबार में छपा है उनका बयान। तस्वीरें तो उनकी तमाम है, फेसबुक प्रोफाइल से लेके सब में। तस्वीर तो हम जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हमारी फोटो लगातार खींचते जाते हैं। तो किसी को भी आजकल जब से मोबाइल आया है तब से तस्वीरों का तो महत्व ही खत्म हो गया है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, सीधी में जो घटना हुई वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। किसी इंसान के मुंह पर पेशाब करने वाले की जगह जेल में ही है। उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। शिवराज सिंह ने तुरंत एक्शन लिया, अच्छा काम किया। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी माहौल में इस तरह की किसी भी घटना को विरोधी बड़ा मुद्दा बनाएंगे, ये स्वाभाविक है। और आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है। आदिवासियों का सपोर्ट मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ रहा है, इसीलिए कांग्रेस इस मामले को आदिवासियों के अपमान से जोड़ रही है। हालांकि कांग्रेस में अपने झगड़े भी कम नहीं है। आज ही इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर जूते चला दिए। असल में हुआ यह कि सीधी में हुई घटना के खिलाफ अलीराजपुर में कांग्रेस के लोकल लीडर्स प्रशासन को मेमोरेंडम देने पहुंचे थे। ये लोग एसडीएम से प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बीच इस पर विवाद हो गया कि एसडीएम को मेमोरेंडम कौन सौंपेगा। पहले तू मैं हुई, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बात बढ़ी तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव अनीता गडरिया ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष केसर सिंह डावर की चप्पल से पिटाई कर दी। सड़क पर हंगामा होता रहा। इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। ग्वालियर में भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चले। दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए पहुंचे,
लेकिन इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि नेता को माला पहले कौन पहनाएगा। दो गुटों के नेता मौके पर पहुंचे थे। एक गुट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे माठू यादव का था, दूसरा यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय यादव का था। दोनों नेता टिकट के दावेदार हैं, इसलिए जयवर्धन के सामने दोनों गुट अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। माला पहनाने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और इसके बाद लाठी डंडे चल गए। हालत ऐसी हो गई कि काफी देर तक जयवर्धन अपनी गाड़ी से उतर ही नहीं पाए। हालांकि बाद में जयवर्धन सिंह ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सब ठीक कर दिया है, लेकिन जो हुआ वो दुखद है। कोई धक्का मुक्की हो गई थी जिससे थोड़ा विवाद और बढ़ गया था। हमें इस बात का अफसोस है और जिनमें भी विवाद हुआ है हमने उनसे बात की है, सुलझाया है मामले को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ये उचित नहीं है। वो धक्का मुक्की में एक विवाद बढ़ गया था, उसको सुलझा लिया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस मारपीट पर बीजेपी के नेताओं ने चुटकी ली। विश्वास सागर ने कहा, जो पार्टी गुट और गिरोह में बटी हुई हो, जिसके नेता आपस में लाठी डंडे चला रहे हों, वो बीजेपी से क्या लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। जितने गुंडे बदमाश समाज में घूम रहे हैं वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए। गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से हम और कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते। अपने अपने गुर्गों को पालना और उनको टिकट दिलाने की आपाधापी में कांग्रेस ने राजनीति के सभी जो मापदंड है उसको तिलांजलि दे दी है। ये केवल किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में जूतम पैजार नहीं है, ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारापीट नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के जो मंच है उसको भी गंदा करता है। पर हम कांग्रेस से और कुछ अपेक्षा कर नहीं सकते। मैंने जैसा कहा, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस है। आगे आगे देखिए होता है क्या, चुनाव आने दीजिए, कांग्रेस का अनुशासन और तार तार होगा। ये सही है कि कांग्रेस में अलग अलग कैंप हैं, पार्टी बटी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी भी इस बीमारी से बची हुई नहीं है। वहां भी अलग अलग गुट हैं जो शिवराज सिंह चौहान के पीछे पड़े हुए हैं। असल में यहां बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों की इनफाइटिंग की समस्या तो है, क्योंकि दोनों पार्टियों को जीत की उम्मीद है, इसलिए एक एक सीट पर टिकट मांगने वाले उम्मीदवार कई कई खड़े हो गए हैं और उनकी पैरवी करने वालों की भी भरमार है। इससे चुनाव तक इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिलेगी। इसी दौरान बीजेपी के कैंप से यह भी खबर मिली है कि पार्टी वीडी शर्मा की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाना चाहती है। शिवराज सिंह इसके लिए तैयार हैं, लेकिन तोमर कृषि मंत्री बनकर खुश हैं। वो दिल्ली में मंत्री बने रहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश नहीं आना चाहते, लेकिन इस पर फैसला जल्दी होगा, ये सबको उम्मीद है। चुनावी माहौल राजस्थान में भी बन रहा है। आज जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बीजेपी के हजारों महिला कार्यकर्ता थालियां बजाते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ी। लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बीजेपी वर्कर्स ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी इस प्रदर्शन को राजसमंद से बीजेपी के सांसद दिया कुमारी ने लीड किया। उनके साथ बीजेपी के एमपी रंजीता कोली, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार चैन की नींद सो रही है, इसलिए मजबूर होकर महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ा है, 46% बढ़ा है 2018 से लेकर आज तक। ये बहुत दुख की बात है। ये नींदों में बैठी हुई सरकार है, ये कुंभकर्ण की नींद में सो रही सरकार है। इनको तो सुनना ही नहीं है, प्रदेश की जनता की आवाज ये नहीं सुन रही। ऐसा लगता है कि राजस्थान में बीजेपी महारानी वसुंधरा और राजकुमारी दिव्या कुमारी को फ्रंट में रखकर चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ लाकर चुनाव लड़ा जाए। कल दिल्ली में राजस्थान को लेकर एक मीटिंग है जिसमें सचिन पायलट को भी बुलाया गया है। अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी है, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर रखना चाहते हैं और सचिन पायलट राजस्थान में रहकर बड़ी भूमिका चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को ऑफर दिया कि वो दिल्ली आकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन जाएं, लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा जाए, इसे डिक्लेयर किया जाए। इस उलझन को सुलझाना कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दोनों नेताओं से अलग अलग वादे किए हुए हैं। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया देने वाले, इनोवेटिव बातें करने वाले सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज एक नया आइडिया बताया। गडकरी ने कहा, कुछ दिनों में आपको पेट्रोल की कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जिससे आम लोगों को जबरदस्त फायदा होगा और किसान भी अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बन जाएगा। गडकरी ने कहा, अभी 100 रुपए के पेट्रोल में आप जितनी गाड़ी चलाते हैं, आने वाले वक्त में उतनी ही दूरी आप सिर्फ 15 रुपए के खर्चे में तय कर पाएंगे। और यह कमाल होगा ईंधन के तौर पर एथेनॉल और इलेक्ट्रिकल पावर के कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से। अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। कि जो परली है रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में परली है, परली से डांबर तैयार होगा। और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। नितिन गडकरी की बात सही है कि अगर पेट्रोल को इंपोर्ट कम कर दिया जाए तो बहुत पैसों की बचत होगी। सरकार का टारगेट 2025 तक फ्यूल में 20% एथेनॉल मिलाने का है। फिलहाल देश में पेट्रोल में 9% एथेनॉल मिलाया जाता है। 2 साल बचे हैं, टारगेट बड़ा है, इसके लिए भारी मात्रा में एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। भारत में एथेनॉल गन्ने से बनता है, अमेरिका में मक्के के स्टार्च से और ब्राजील में गन्ने से ही एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। अमेरिका और ब्राजील दोनों मिलकर दुनिया के कुल एथेनॉल प्रोडक्शन का 84% पैदा करते हैं। ऐसे में अगर भारत को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के अपने 20% के टारगेट को पूरा करना है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। लेकिन यह बात सही है कि इसका बड़ा फायदा देश के किसानों को होगा। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने लायक थी। इस मौके पर पूरे अमेरिका में परेड निकाली गई, मिलिट्री बैंड से मार्च किया, खाने के कंपटीशन हुए और देर रात पूरे अमेरिका में जबरदस्त आतिशबाजी देखी गई। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बॉस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को से लेकर सिएटल, ऑस्टिन और अलास्का के बर्फीले इलाकों तक रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी। सबसे ज्यादा फायरवर्क न्यूयॉर्क में देखने को मिले। न्यूयॉर्क में 60,000 से ज्यादा पटाखे फोड़े गए। ईस्ट रिवर इलाके में पूरा आसमान पटाखों की रोशनी से चमक उठा। राजधानी वॉशिंगटन में भी इंडिपेंडेंस डे का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। दिन में मिलिट्री बैंड ने परेड की, प्रेसिडेंट जो बाइडेन सैनिकों से मिले और शाम को आतिशबाजी की।
प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने पूरे परिवार के साथ आतिशबाजी का नजारा देखा। बॉस्टन में भी जो आतिशबाजी हुई वो जबरदस्त थी। बॉस्टन वो शहर था जहां से अमेरिका ने ब्रिटेन को टैक्स देने से इनकार करके आजादी की जंग शुरू की थी। उस घटना को बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आजाद होने का ऐलान किया था। तब से ही आजादी का देशबाजी से और बैंड से मनाने की परंपरा चली आ रही है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।